वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेनिंजाइटिस के जो एग्ज़ामिनर होता है वो हमेशा वाइवा में पॉजिटिव साइंस ज़रूर पूछता है। तो आज हम इस वीडियो में आगे पॉजिटिव साइंस की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन की। तो वो पॉजिटिव साइंस जानने के लिए कि वो कौन से पॉजिटिव साइंस होते हैं, तो एंड तक मेरी वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। Meningitis is an acute inflammation of the meningeal tissues surrounding the brain and the spinal cord. तो मेनिंजाइटिस क्या होता है? एक ऐसी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाती है उन टिश्यूज़ की जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास प्रेजेंट है। या फिर दूसरी इसकी क्या डेफिनेशन है? मेनिंजाइटिस रेफर्स टू द इन्फेक्शन ऑफ द एराक्नोइड मैटर एंड द CSF, विच मीन्स सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो मेनिंजाइटिस में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है एराक्नोइड मैटर का। एराक्नोइड मैटर, सब एराक्नोइड मैटर, ड्यूरा मैटर, ये सारी स्पेसीज है मेनिंजिस के बीच में। तो अगर आप ब्रेन वाले डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो उसके बीच में जो मेनिंजिस वाले जो डायग्राम होता है उसको ध्यान से देखोगे, उन सब के बीच में इसके लिए आपको एनाटमी से गो थ्रू होना पड़ेगा। उसमें जाके आप अगर आप सर्च करोगे तो आपको एराक्नोइड मैटर पता चल जाएगा कहाँ पे एग्जैक्टली वो प्रेजेंट होता है। और जो CSF है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो मेनिंजिस होती है उसके आसपास जो फ्लूइड चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, इसकी क्या हो जाती है? इन्फेक्शन हो जाता है। अब जो मेनिंजाइटिस होता है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मतलब किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और वायरल मेनिंजाइटिस किसी वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। जैसे ये देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम में तुम्हें शो कर रखा है, थोड़ा सा तुम्हें आइडिया होगा। ये स्पेस है ब्रेन की आगे, मतलब बाहर वाली जो लेयर्स है, ये जो सबसे पहले इनर वाली जो होती है पाया मैटर, एराक्नोइड मैटर बीच वाली होती है, मिडल वाली, और ड्यूरा मैटर बाहर वाली होती है। तो एराक्नोइड मैटर मतलब जो मिडल लेयर होती है ब्रेन की, उसमें क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। ओके, मिडल लेयर में जैसे यहाँ पे मैंने शो किया है एराक्नोइड मैटर मिडल लेयर है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की। जैसे मैंने ऊपर बताया था जो मेनिंजाइटिस है वो बैक्टीरियल और वायरल दोनों इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा था। तो अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरियाज आएंगे और वायरल में कौन से वायरल इन्फेक्शंस आएंगे मेनिंजाइटिस के। तो बैक्टीरिया में आएगा नाइजीरिया मेनिंजाइटिस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B एंड लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। वायरल में आ जाएगा HSV जिसको हब सिम्प्लेक्स वायरस बोलते हैं, HIV, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स, वेस्ट नाइल वायरस और वेरिसेला जूस्टर वायरस, ये सारे मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। अब जो मेनिंजाइटिस हो रहा है वो किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से जब हो रहा है, तो जो वायरल और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो बॉडी में किस किस रूट के थ्रू जा सकता है, रूट ऑफ एंट्री उसका क्या है, अब हम उसकी बात करते हैं। फर्स्ट है ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में इंसेक्ट बाइट या फिर ओटाइटिस मीडिया की वजह से। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? मिडल ईयर का इन्फेक्शन होता है ओटाइटिस मीडिया का मतलब। डायरेक्ट एक्सटेंशन की वजह से, फ्रैक्चर ऑफ फ्रंटल और फेशियल सेक्शन, अगर फ्रंटल या फेशियल सेक्शन का फ्रैक्चर हो गया तो वो चीज़ ओपन हो गई है, ओपन हो गई है तो उसमें बैक्टीरिया या फिर वायरस है जो वो एंट्री कर रहा है। CSF, ड्यूरा टियर या फिर ड्यूरा मैटर की जो लेयर है वो फट गई है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो ड्यूरा मैटर होती है वो आउटर लेयर होती है ड्यूरा मैटर, ठीक है। या फिर ड्यूरा मैटर टियर हो गई है, मतलब टियर हो गई है, फट गई है वहाँ से। पुअर स्टेराइल टेक्निक ड्यूरिंग प्रोसीजर, अगर प्रोसीजर करते वक्त पुअर स्टेराइल टेक्निक रखी गई है तो उसकी वजह से भी जो CSF है वो उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। नोज़ एंड माउथ के थ्रू भी मेनिंजोकोकस जो मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन होता है वो नोज़ या फिर माउथ के थ्रू एंट्री कर सकता है। यूट्रो के थ्रू कंटामिनेशन ऑफ एमनाइटिक फ्लूइड, एमनाइटिक फ्लूइड की जब कंटामिनेशन हो जाती है उसकी वजह से। रूबेला वायरस या फिर वेजाइनल इन्फेक्शंस किसी को है, या फिर UTI भी बोल सकते हैं।
किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी जो रूट ऑफ एंट्री है, जो वायरस या बैक्टीरिया है, वो बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है और मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। कुछ ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो वायरल है, वायरसेस है या बैक्टीरिया है, वो बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करेंगे। उसके बाद प्रोलिफरेट्स इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो हमारा जो CSF है वहाँ तक जाएंगे। वहाँ पे वो अपने सेल के कुछ फ्रेगमेंट्स को रिलीज़ करेंगे और लिपोपॉलीसेक्राइड्स रिलीज़ करेंगे। उसके बाद जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है उसकी इन्फ्लेमेशन होगी और जो पाया मैटर है, मतलब जो इनर लेयर है ब्रेन की, उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। जब CSF सर्कुलेट करेगा सब एरेक्नॉइड स्पेस में तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी सेलुलर जो मटेरियल्स होंगे वो मेनिंजियल टिश्यू से इफेक्ट हो जाएंगे, वो उसके बाद एंटर कर जाएंगे और वहीं पे ही अक्लूमिनेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिस वजह से मेनिंजाइटिस हो जाएगा, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। इसमें आ जाएगा नक्कल रिजिडिटी मतलब नेक पेन, जब नेक की पेन या फिर नेक स्टिफनेस जिसको बोलते हैं। फोटोफोबिया मतलब लाइट से फियर होगा। फोनोफोबिया साउंड से फियर होगा। ये क्या है, ट्राइड सिम्टम्स है मेनिंजाइटिस के। हेडेक, फीवर, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, पिटाचे जिनको रैश और स्पेशली विद नाइजीरिया मेनिंजाइटिस की वजह से ये सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकती है। बाद में पेशेंट डिसओरिएंट होएगा, ब्रेन एब्सेस उसकी हो जाएगी और पेशेंट को इंसेफेलाइटिस हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की, वो है नोजिया, वॉमिटिंग और जॉइंट पेन की वजह से। ओके, और इसके कुछ पॉजिटिव साइंस, जो मैंने 2 पॉजिटिव साइंस बताए थे वो ये रहे, एक तो कर्निक साइंस है और एक ब्रूजिंकी साइन है। अब इन साइंस का मतलब क्या होता है वो मैं समझाती हूँ आपको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वाइवा में एग्जामिनर पूछता है मेनिंजाइटिस के पॉजिटिव साइंस और उसके ट्राइड सिम्टम्स एग्जामिनर पूछता है। तो पॉजिटिव कर्निक साइंस क्या होगा, द पेशेंट लाइंग सुपाइन विद द थाई फ्लेक्स्ड ऑन द abdomen slowly extended the upper leg resulting in pain and muscle spasm of the hamstring muscle. So पॉजिटिव कर्निक साइन क्या होगा, जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन पे लेटा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लेटा होगा सीधा, ठीक है, तो जब वो अपनी थाई को फ्लेक्स करेगा, थाई को पीछे की तरफ मूव करेगा अब्डोमेन के ऊपर, जैसे पीछे की तरफ अपनी थाइस को जब मूव करेगा तो उसको एक जो उसके हैमस्ट्रिंग मसल्स होंगी उसमें पेन होएगा और उसको मसल स्पाजम भी होएगा। अगर ये चीज़ें पेशेंट को हो रही है, अपनी थाई ऊपर मूव करते वक्त उसको पेन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कर्निक साइन। अब बात करते हैं पॉजिटिव ब्रूजिंगी साइन की। ब्रूजिंगी साइन के मतलब क्या होगा, जब पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगे और फ्लेक्स करेंगे हेड अपवर्ड। इसमें क्या था, थाई को फ्लेक्स कर रहे थे, लेकिन इसमें हेड को फ्लेक्स करेंगे। जब भी फ्लेक्स करेंगे तो मेनिंजियल इरिटेशन होगी, मतलब जो नक्कल रिजिडिटी पेशेंट को हो रही थी ना, नेक स्टिफनेस, जब भी वो हेड को अपनी रेस करेगा, ऊपर को उठाएगा हेड को, तो उसको नक्कल रिजिडिटी होगी और उसको मेनिंजियल इरिटेशंस भी होगी पेशेंट को। ये है पॉजिटिव ब्रूजिंगी साइन। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशन इसमें एक ब्लाइंडनेस आ जाती है। कैसे, जब ICP इंक्रीज होगा, क्योंकि CSF में क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। जब CSF में इन्फ्लेमेशन हो रही है तो इंट्राक्रैनियल जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होने के बाद ऑप्टिक नर्व जो है, जो जिसको हम क्रेनियल नर्व सेकंड बोलते हैं, वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अदर कॉम्प्लिकेशंस में हेमीप्लेसिस मतलब एक साइड का पैरालिसिस हो जाएगा, डिस्फाजिया हो जाएगा, पेशेंट को स्वेलोइंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, हेमी एनोप्सिया हो जाएगा और बाद में पेशेंट को सेरेब्रल एब्सेस, सबड्यूरल इम्पाइमा हो जाएगा और सबड्यूरल की एफ्यूजन हो जाएगी, फ्लूइड उसमें एक्लुमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सीरियस कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को, सीरियस कॉम्प्लिकेशन में DIC हो जाएगा। DIC का मतलब होता है डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। इसका मतलब क्या होता है, डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन का, जो वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होंगी, उनके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड के क्लॉट बनने स्टार्ट हो जाएंगे और क्लॉट बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो ब्लीडिंग वहीं की वहीं रुक जाएगी, मतलब वहाँ पे क्लॉट्स बन जाएंगे और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, जब क्लॉट्स बन जाएंगे और मतलब ब्लड जो है वो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाएगा क्लॉट्स बनने के कारण। तो ये था डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। नेक्स्ट बात करते
करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। इसमें आ जाएगी हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई करवाएंगे पेशेंट की, ब्लड कल्चर करवाएंगे पेशेंट का, और पेशेंट का लंबा पंचर टेस्ट भी करवाते हैं। ठीक है, लंबा पंचर करके उसका मतलब जो प्रेशर होता है वो चेक करते हैं। मैनेजमेंट के लिए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए थर्ड जनरेशन की ड्रग्स देंगे, एंटीबायोटिक्स जैसे सिफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन की जो होगी उसमें सेफेक्टाजाइम आ जाएगी और सेफेक्ट्राक्सोन आ जाएगी। वैंकोमाइसिन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे और डेक्सामेथासोन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। डिहाइड्रेशन और शॉक को हम ट्रीट करने के लिए फ्लूइड थेरेपी पेशेंट को देंगे, और सीजर्स अगर पेशेंट को आ रहे हैं तो उसको हम फेनेंटोइन ड्रग प्रोवाइड करेंगे। वायरल मेनिंजाइटिस के पेशेंट को लोराज़ेपैम और फेनेंटोइन देंगे, और अगर आईसीपी इंक्रीज हो रहा है तो मैनिटोल देंगे। मैनिटोल क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, ये मैनिटोल एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। ओके, जब जो ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होएगा वो सारा मैनिटोल क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में पहला डायग्नोस जो आ जाएगा वो है हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शियस प्रोसेस। तो जो पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो जाएगा। जब पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो रहा है मतलब उसको फीवर हो रहा है तो क्या करेंगे, हम एंटी माइक्रोबियल्स पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, है ना, और उसका टेम्परेचर टाइम टू टाइम मॉनिटर करेंगे। उसको हाइपोथर्मिया ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को हाइपोथर्मिया पेशेंट को ब्लैंकेट्स देंगे। ठीक है, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर बना रहे बॉडी का। सेकेंड जो नर्सिंग डायग्नोस है वो है इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इन्फेक्शियस प्रोसेस एंड सेरिब्रल एडिमा। तो क्या हो जाएगा, जो टिश्यू परफ्यूजन है वो इनफेक्टिव हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे, उसके वाइटल साइंस चेक करेंगे, उसकी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट चेक करेंगे, और हम उसका आईसीपी इंक्रीज तो नहीं हो रहा, ये सारे सिम्टम्स उसके चेक करेंगे, उसके प्यूपल्स की डायलेशन देखेंगे। ठीक है, और क्वाइट काम इन्वायरमेंट मेंटेन करके देखेंगे ताकि पेशेंट को हेजिटेशन ना हो, और पेशेंट को मतलब जो उसका है वो है स्पाइनल टैप है उसको पेशेंट को कहेंगे कि वो टाइम टू टाइम अपना स्पाइनल टैप करवाता रहे। नेक्स्ट उसका नर्सिंग डायग्नोस आ जाएगा एक्यूट पेन रिलेटेड टू नक्कल रिजिडिटी, मतलब उसको नेक की स्टिफनेस हो रही थी तो उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगी। इस चीज़ के लिए हम पेशेंट को अगर पेशेंट को नकल रिजिडिटी के साथ दो सिम्टम्स हो रहे थे, एक था फोटोफोबिया और एक था फोनोफोबिया। ठीक है, इस चीज़ से पेशेंट को ट्राइड सिम्टम्स जो आ रहे थे, तो अगर पेशेंट को नकल रिजिडिटी के साथ साथ फोटोफोबिया भी है तो पेशेंट को डार्क रूम में रखेंगे, मतलब रूम को डार्क करके रखेंगे, लाइट ज़्यादा उसमें नहीं आने देंगे, और पेन को ट्रीट करने के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे, और उसके जो एडवर्स रिएक्शंस हैं उन चीज़ को भी ध्यान देखेंगे। जो हेड का मतलब जो बेड है हेड एंड है जो बेड का, उसको हम एलिब्रेट कर देंगे ताकि जो आईसीपी है वो डिक्रीज हो जाए और जो उसकी पेन है पेशेंट की वो रिड्यूस हो जाए। फोर्थ नर्सिंग डायग्नोस है रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू पॉजिटिव कल्चर ऑफ सीएसएफ। तो ये जो डायग्नोस है इसके इंटरवेंशंस आपकी असाइनमेंट है, आप मुझे बताओगे कि इसकी इंटरवेंशंस क्या हो सकती है। सो आई एम ओवर विद द लेक्चर ऑफ मेनिंजाइटिस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और नए नए वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, और मेरे चैनल को प्लीज़ बेल आइकन दबाना मेरे चैनल का ना भूलें प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।